जी जनाब, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिक्लाइन ओवरऑल ग्लोबल डिक्लाइन इन ब्रिटिश सुपर पावर जो थे ब्रिटिश सुपर पावर थी उस वक़्त आपको पता है। तो उसके डिक्लाइन जो आया वो था वर्ल्ड वार वन के बाद। चूँकि यूरोप में अब जर्मनी जो था वो एक इंडस्ट्रियल पावर बन गया था। डिफरेंट जो यूरोपियन प्लेयर्स थे अब कोई एक सेटलमेंट पे नहीं आ रहे थे कि अब कौन जो है इम्पीरियलिज़म में कहाँ पे कितना फॉल करेगा, या यूँ कह लें आप इसमें कि जो यूरोपियन पॉलिटिक्स जो थी ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो यूरोप में इम्प्लीमेंट हो रही थी कि ब्रिटिश जो कि जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट ये हुआ कि अब ब्रिटिश पावर जो थी ग्लोबली डिक्लाइन कर रही थी। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंटल अफेयर्स की बात करते हैं कि ब्रिटिश की सब कॉन्टिनेंटल अफेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। चूँकि अब जब जर्मनी को शिकस्त हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो कि पेरिस में कंक्लूड हुई, सही है, वर्ल्ड वॉर के वन के बाद, उसमें जो कि जर्मनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जो सैंक्शंस लगाई गई वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब ब्रिटन्स को एक तो वहाँ पे एक चैलेंजेस बहुत सारा यूरोपियन मेनलैंड के ऊपर, ज़ाहिर बात है अब जो ब्रिटन्स थे उनको यूरोपियन मेनलैंड के अफेयर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने थी। इधर से चूँकि जब ये देखा हिंदुओं ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम ओवरऑल बात करते हैं कि अब ब्रिटिश पावर डिक्लाइन भी हो चुकी है, तो यहाँ पे भी एक जिसे कहते हैं कि एक गो अवे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये साइन मिलना शुरू हो गए थे वहाँ के नेशनल्स सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिकल माइंडसेट से कि अब आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे अब जब छोड़ के जाएंगे तो उसमें अब दो डिवीजन्स थी। मुस्लिम कह रहे थे कि हमें एक अलग रिप्रेजेंटेशन देनी है, और जो वो थे हिंदू थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम टोटल मिलजुल के जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, हिंदू और मुसलमान मिलजुल के। और उसकी हम मिसाल देखते हैं कि इंडियंस में जैसे सर आज़ाद हो गए, मौलाना आज़ाद साहब, ठीक है, उन्होंने और इसके अलावा भी बहुत सारे मुसलमान पॉलिटिक्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। वो सोचते थे कि नहीं, ये जो सब कॉन्टिनेंट अगर ब्रिटेन छोड़ के जाता भी है, ये वर्ल्ड वार की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वार वन के बाद की, उस वक़्त के हालात की, तो अगर हमें ब्रिटेन छोड़ के जाता भी है सब कॉन्टिनेंट को, तो हम यहाँ पे मिलजुल के जो है हुकूमत करेंगे। जबकि मुसलमानों का ये था कि ठीक है, हम मिलजुल के तो हुकूमत करेंगे, लेकिन हमें जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक एरियाज़ के मुताबिक होगी। जहाँ पे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी और मुसलमानों की जो रूल होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया हैं, हिंदू बहरहाल इस चीज़ पे कायल नहीं थे। ब्रिटन्स चूँकि डिक्लाइन तो हो गई थी पावर वर्ल्ड वार वन के बाद, लेकिन फिर भी अब उनको जब सेटलमेंट हो गए जर्मनी के ऊपर, और ब्रिटिश को एक मरतबा फिर से यूरोपियन अफेयर्स में एक रूल करने का मौका मिल गया, जब उसकी पावरफुल अलायंस फ्रांस और इस इधर से और उधर से अमेरिकन सपोर्ट भी उसको मिल गई थी, और जर्मनी पे बहुत सारी सैंक्शंस लग चुकी थी। अब ब्रिटिश ने फिर थोड़ा सा तवज्जो यहाँ पे इस एरिया में बढ़ा दी, और इसमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली एक वायलेंस भी क्रिएट हुई सब कॉन्टिनेंट में। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट हुए, अब मैं डिटेल में तो नहीं जा सकते हम, चूँकि हम ओवरव्यू बता रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात इस बिटवीन 1915 एंड 1925 बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि हमें शो करते हैं कि ब्रिटिश ने एक मरतबा फिर अपनी पावर पॉलिटिक्स के अपने मसल्स को शो किया और यहाँ के अफेयर्स को समहाउ मैनेज करने की कोशिश की, जो कि ये बीच में चल गई थी। यहाँ पे एक बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जो मुसलमान और हिंदू डाइवर्जन थी उसमें जो क्लीवेज था वो थोड़ा सा वाइडन होता जा रहा था।
اب مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیپریٹ مسلم لیگ کا پولیٹیکل ڈویژن بنا لی تھی، جسے ہم کہتے ہیں انڈین اگینسٹ انڈین نیشنل کانگریس، اور وہ تھی پاکستان مسلم لیگ، ٹھیک ہے نا۔ قائد اعظم آپ کو پتہ ہے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں بھی تھے، اور میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو قائد اعظم کا یہی خیال تھا کہ ہم اگر بریٹن لیفٹ کرتے بھی ہیں تو ہم جو ہے یہاں پہ جو پالیٹکس کٹھی ہوگی مسلمانوں کی، لیکن چونکہ اس وقت کے حالات میں وہ بہتر جانتے تھے اور بہتر سمجھ سکتے تھے اس طرح کے، اس وقت کے حالات کو وہ بہتر انٹرپریٹ کر رہے تھے کہ ہندوز کا جو کہ ایک اوورال بیہیویئر تھا، جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تھا، اس کو وہ سمجھ چکے تو تھے ہی۔ اور بہت سارے اور اس کی ایک سب سے اعلیٰ پہلی مثال جو ہے بنگال پارٹیشن ان کے اب ہو چکی ہے۔ بنگال پارٹیشن والا جو انسیڈنٹ ہے وہ ان کے سامنے تھا ہی۔ تو خیر اب اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے میثاق لکھنؤ آپ کو یاد ہے، وہ تو ہوا ہی ہوا بٹوین مسلم لیگ اینڈ انڈین نیشنل کانگریس۔ خیر آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک خاطر خواہ اس کے رزلٹ نہیں آئے، اور اس کا الٹیمیٹلی جو ہے یہ جو کلیویج تھا بٹوین مسلم لیگ اور بٹوین انڈین نیشنل کانگریس وہ بڑھتا ہی گیا، اور انٹل ہم دیکھتے ہیں کہ فردر جا کے کس طرح وہ ایک سیپریسٹ انڈیا اور پاکستان کی کریشن میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ثابت ہوا۔ تو جو 1920 سے لے کر 1940 تک کا جو ہے اس میں برٹش نے ایک مرتبہ اپنا پولیٹیکل کنٹرول حاصل کرنے کی فل کوشش کی اور اپنا مسل دکھایا، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہو بھی گئے۔ لیکن جو پھر ایک ڈیفائننگ مومنٹ آیا جو کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان اور انڈیا کو الگ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں، اس میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، اور وہ تھا ورلڈ وار 2۔